जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है मयंक राजेश और मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहां हम बात करने वाले हैं जनरल स्टडीज की, यानी सामान्य अध्ययन की। सामान्य अध्ययन के विभिन्न विषयों पे हम बात करेंगे और हमारा पर्पस होगा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप एक अच्छी तैयारी कर सके। मेरे इस चैनल के माध्यम से मेरा यही पर्पस है। तो इसी क्रम में आज पहली शुरुआत जो है वो मैं कर रहा हूं भारत के आधुनिक इतिहास से, यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। यह पहली शुरुआत है। उसका कारण भी यही है कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे आप यूपीएससी ले लें या पीसीएस ले लें या एसएससी ले लें या अन्य प्रतियोगी परीक्षा ले लें, वहां पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ज्यादा प्रश्न होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से, इसलिए पहली शुरुआत है हमारी यहां पर। और अन्य विषयों पे भी हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हमें करनी है तो वो कहां से शुरुआत इसकी होगी? तो शुरुआत आप समझिए कि शुरुआत यूरोपीय कंपनियों के आगमन से होगा। ठीक है, यूरोपीय कंपनी समुद्री रास्तों से भारत और पूर्वी देशों की तरफ आएंगे। ठीक है, और यहीं से आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाएगी, आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हो जाएगी। अब देखिए, थोड़ा सा पैटर्न भी देख लीजिए, हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं इस मैप के सहारे। ठीक है, कि आखिर जो यूरोपीय देश हैं, ये देखिए यूरोप है यहां पर पूरा, ये आखिर यूरोपीय देश क्यों भारत में आए, समुद्री मार्गों की तलाश उन्होंने क्यों की भारत पहुंचने के लिए और अन्य पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए, ये हम अभी देखेंगे। इसके पृष्ठभूमि को समझेंगे, बैकग्राउंड को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए जो पैटर्न होता है, कुछ पैटर्न मैं बता दूं एग्जाम का। अब जैसे देखिए कि अगर देखें तो पुर्तगाली सबसे पहले यूरोपियन देशों में, ये देखिए पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल है। तो यूरोपियन देशों में पुर्तगाली जो है वो सबसे पहले भारत आए थे समुद्री मार्ग से होते हुए। ठीक है, वास्को डी गामा आया था और यहां पहुंचा था। पुर्तगाल सबसे पहला यूरोपीय देश है जो भारत पहुंचा था समुद्री मार्ग से। उसके बाद पहुंचे थे डच। यहां पे डच हैं, नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है, तो डच पहुंचे थे। उसके बाद ब्रिटिश आए थे, देखिए यहां पे ब्रिटेन है। ठीक है, ब्रिटिश आए थे और अंत में आए थे फ्रेंच, यानी फ्रांस वाले लोग आए थे यहां पर। देखिए, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो सवाल बनता है, यही से शुरुआती दौर में सवाल बनता है और पूछ लिया जाता है कि इस क्रम में यूरोपीय देश समुद्री मार्गों से भारत आए। तो देखिए सवाल यही से बन जाएगा, इस क्रम में आए थे। पी स्टैंड्स फॉर पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली, डी स्टैंड्स फॉर डच, यानी ये डच कौन कहे जाते हैं? नीदरलैंड के निवासी। उसके बाद इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स, और सबसे अंत में फ्रेंच, ये आए थे। तो ये क्रम है, आपको याद रखना चाहिए। कई बार क्रम पूछ देता है एग्जाम में और आपको इस क्रम से जवाब देना होता है। ठीक है, यहीं से सवाल बन जाएगा कि पहला देश कौन था या तीसरा देश कौन था, या भारत आने के क्रम को आप सजाएं ऑर्डर में। ठीक है, ये जंबल्ड वे में ऑर्डर दे देगा और एक ऑप्शन में क्रम दे देगा, सही क्रम, ये क्रम, तो आपको उसमें से आंसर देना होगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात होगी कि जब ये यूरोपीय देश भारत आएंगे समुद्री मार्गों से, तो भारत आएंगे व्यापार के लिहाज से, और ये भारत और पूर्वी देशों से व्यापार के लिए कंपनियों का गठन करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो जिन कंपनियों का गठन करेंगे, वो पहले कंपनी का गठन करेंगे व्यापार करने के लिए। तो जब कंपनी का गठन होगा तो गठन से भी सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि किस क्रम में कंपनियों का गठन हुआ। तो देखिए, पुर्तगालियों ने सबसे पहले कंपनी का गठन किया, उसके बाद ब्रिटिशर्स यानी इंग्लिश ने किया, उसके बाद डचों ने किया, नीदरलैंड वालों ने, और अंत में फ्रांस ने किया। ठीक है, तो देखिए ये दोनों क्रम, आने का क्रम ये है और कंपनियों के गठन का क्रम ये है। यहां से सवाल पूछ दिया जाता है, तो ये पैटर्न हो जाता है एग्जाम का, आपको ध्यान रखना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पर जो समय है, सबसे पहले पुर्तगाली भारत आते हैं 1498 में, उसके बाद डच आते हैं 1595-96 में, उसके बाद ब्रिटिशर्स यानी इंग्लिश आते हैं 1600 एडी में, यानी ईस्वी में, सब ईस्वी है, और अंत में फ्रेंच आते हैं 1664 में। हालांकि और भी यूरोपीय देश है, जैसे डेनमार्क वाले भी आए। ठीक है, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है भारत के लिहाज से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कंपनियों के गठन का क्रम 1498 में पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी का गठन किया, 1600 ईस्वी में
ब्रिटिशर्स यानी इंग्लिश ने किया। हाँ, 1602 में डचों ने किया और फ्रांस ने 1664 में किया। तो इससे आपको सवाल बनता है, इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है, इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो ये क्रम अगर आपको याद है तो यहां से आप सवाल का जवाब दे देंगे। तो एक पैटर्न ये देख लीजिए, ठीक है। फैक्ट्स पे सवाल है और कॉन्सेप्ट पे भी सवाल आता है। कॉन्सेप्ट पे भी सवाल किस तरह से आएगा, पूछ दिया जाएगा कि यूरोपीय देशों द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोज के कौन कौन से कारक हैं या फैक्टर्स हैं या कारण हैं। तो कुछ कारण यहां पे दे रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे यूरोप में भारतीय सामानों की मांग, मसालों वसालों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो ये एक कारक है। उस्मानिया साम्राज्य था, यहां तुर्की से उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ था। उसने कुस्तुनतुनिया, देखिए यहां पर सब कुछ समझेंगे, कॉन्सेप्ट है। देखिए यहां पर फैक्ट्स हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया, यहां पर कुस्तुनतुनिया है, सबको समझाऊंगा। तो उस्मानिया विजय, उस्मानिया साम्राज्य की विजय कुस्तुनतुनिया पे, तो ये एक दे रहा है कारण। और पुनर्जागरण यानी रिनेसेंस, यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था। तो इन तीनों को दे देगा, चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से सवाल देगा। इन सबको हम अभी कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे। तो फैक्ट्स पे भी सवाल आते हैं, कॉन्सेप्ट पे भी सवाल आते हैं। और कॉन्सेप्ट अगर आपका हो गया तो फिर आपकी पकड़ जीएस पे अच्छी तरह से हो जाएगी। तो यहां हम देखेंगे कि इसी क्रम में यूरोपीय देश भारत आते हैं। अगर हम भारत के आधुनिक इतिहास के लिहाज से देखें, इस क्रम में आते हैं और धीरे धीरे ये भारत के समाज पे प्रभाव डालेंगे, भारत के धर्म पे प्रभाव डालेंगे, अर्थव्यवस्था पे प्रभाव डालेंगे, राजनीति पे प्रभाव डालेंगे, यानी हर तरह से ये प्रभावित करेंगे भारत को, ठीक है। तो अभी हम एक बैकग्राउंड समझेंगे कि आखिर इन यूरोपीय देशों को समुद्री मार्गों की तलाश क्यों करनी पड़ी और ये समुद्री मार्गों से भारत और अन्य पूर्वी देशों में क्यों आए, इसकी एक पृष्ठभूमि समझेंगे। और फिर धीरे धीरे आज के वीडियो के बाद फिर हम देखेंगे पुर्तगाली किस तरह से आए, कैसे आए, फिर डचों को देखेंगे, फिर अंग्रेजों को देखेंगे और फिर फ्रेंच को देखेंगे अलग अलग वीडियो में। तो आज हम बैकग्राउंड समझने वाले हैं और इस सबको, इन तीनों फैक्टर्स जो हैं इसको हम समझेंगे कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए यूरोपीय, ये एक मैप देख लीजिए, यहां पर ये भारत है, पाकिस्तान है, आज का देखिए अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, ये पूरा यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये अरबियन पेनिसुला है, ठीक है। बीच में यहां पर देखिए, यहां पर नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर है और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, यानी कि पूरा ये अटलांटिक महासागर है। ये अटलांटिक महासागर का उत्तरी पार्ट है, उत्तरी हिस्सा है और ये दक्षिणी हिस्सा है। और उसके बाद इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये पूरा मैप हमने रखा हुआ है। अब देखिए आखिर हमें यह समझना है कि यूरोपीय देशों को क्यों आना पड़ा भारत, और भारत पहुंचने के लिए और अन्य पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए क्यों समुद्री मार्गों की तलाश करनी पड़ी। अब इससे पहले कि हम इन कारणों को समझें, कॉन्सेप्ट प्लेन का, कॉन्सेप्ट वाइज इन सब फैक्टर्स को देखें, यूरोपीय देशों द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोज के कारणों को हम समझे, कॉन्सेप्ट वाइज समझना है। उसके पहले हमें इस पर विचार करना होगा कि भारत का विदेशों से संबंध कितना पुराना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसके प्रमाण हैं कि विदेशों से संबंध पुराना है और प्राचीन काल से ही है। प्राचीन काल में अगर आप देखें, प्राचीन काल में, एंशिएंट पीरियड में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ते हैं तो आपको यहां पर एक साइट मिलता है गुजरात में, और वो साइट है लोथल, समझिएगा लोथल। और इस लोथल में मिलता है गोदीवाड़ा, जिसको कि अंग्रेजी में कहेंगे डॉकयार्ड, एक तरह का सी पोर्ट है, ये बंदरगाह है, समुद्र के किनारे है। और इस लोथल में आप देखेंगे कि मोहरें मिली हैं, किसकी, मिस्र की मोहरें मिली हैं, मिस्र की सभ्यता के। और ये इराक में देखिए, ये इराक जो है, इस इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसकी भी मोहरें यहां पर मिली हैं, यानी लोथल में मिली हैं। इसका मतलब यह है कि जो मोहरें मिली हैं, सील मिला है, इसका मतलब यह है कि प्राचीन काल से ही भारत के विदेशों से व्यापारिक संबंध थे, और जब व्यापारिक संबंध थे तो सांस्कृतिक संबंध भी रहे होंगे,
ठीक है, तो यह हम अंदाजा लगाते हैं। तो प्राचीन काल की बात होगी। लेकिन मध्यकाल में क्या था? ठीक है, मध्यकाल की अगर हम बात करें, यहां तो हमने देख लिया, यहां पे लोथल था और लोथल पे हम बात कर रहे थे। लेकिन मध्यकाल में अगर हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में आप देखेंगे कि मध्यकाल में भी भारत का व्यापार होता था और दो मार्गों से होता था। ये तो प्राचीन काल की बात हो गई। लेकिन मध्यकाल में अगर हम मध्यकाल काल की बात करें यानी मिडाइवल पीरियड की बात करें, ठीक है, तो इस समय भी व्यापार यूरोप से था। ठीक है, व्यापार यूरोप से था। कैसे था भाई? तो दो मार्गों से था। तो दो मार्ग कैसे थे भाई? देख लीजिए। एक मार्ग स्थल मार्ग था, समझिएगा, एक मार्ग स्थल मार्ग था। हाँ, और जो यूरोप का व्यापार था स्थल मार्ग से, वो कैसे होता था? देखिए, भारत उस समय, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। तो अगर हम क्रम से देखें तो ये और ये भारत हो गया उस समय। आज का क्रम देखें तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की, यानी एक मार्ग था स्थल मार्ग। ठीक है, स्थल मार्ग था। तो इस मार्ग से व्यापार होता था मध्यकाल में। ठीक है, एक रूट ये था, एक रूट ये था जहां मध्यकाल में व्यापार होता था। एक स्थल मार्ग था और स्थल मार्ग क्या था? ये वाला था। सामान भारत से जाएगा स्थल मार्ग से और यहां से इस स्थल मार्ग से जाकर ये पहुंचेगा तुर्की। ठीक है, भारत से निकलेगा या तो अफगानिस्तान जाएगा या ईरान जाएगा सीधा, उसके बाद इराक जाएगा, फिर तुर्की जाएगा या ईरान से डायरेक्ट तुर्की में भी जा सकता है और जाकर फिर ये यूरोप में इन करेगा। यानी अगर आप इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको तुर्की जाना अनिवार्य है। बिना तुर्की गए आप यूरोप में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये मार्ग था। दूसरा मार्ग क्या था? दूसरा मार्ग ये वाला था, ये हिंद महासागर वाला। ये होता क्या था? ये अरब नियंत्रण में था। एक मार्ग ये स्थल मार्ग था और दूसरा मार्ग था ये अरब नियंत्रण वाला हिंद महासागर। और यहां होता क्या था? यहां से सामान चढ़ा दिया जाएगा भारत से जहाजों में। और ये देखिए, ये है पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, ये वाला, और ये है लाल सागर, रेड सी। ठीक है ना? तो या तो ये फारस की खाड़ी से जाएगा या ये रेड सी से जाएगा पानी में, फिर ये अरबियन पेनिसुला पे कुछ दूर तक जमीन पे चलेगा और फिर ये जो लाल वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये भूमध्य सागर है। ये भूमध्य सागर में जाएगा सामान और ये भूमध्य सागर में जाकर फिर यहां पे यूरोप के जो पूर्वी तट प्रदेश हैं, जैसे ये इटली हो गया, ये ग्रीस हो गया, यहां पे फ्रांस हो गया, पूर्वी तट वाले देशों के तट पे सामान उतारा जाएगा और फिर वहीं से पूरे यूरोप में सप्लाई होगी सामानों की, व्यापारिक सामान जो होंगे। तो इस तरह से दो मार्ग, एक स्थल मार्ग और एक अरब कंट्रोल वाला मार्ग। हालांकि ऐसी बात नहीं थी कि इस स्थल मार्ग से दिक्कतें नहीं थी। दिक्कतें उस समय भी बहुत ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि देखिए, कई देशों की सीमाओं से होकर गुजरना पड़ता था। हर देश की कर व्यवस्था अलग अलग थी। ठीक है, रास्ते दुर्गम थे, घने जंगल, पहाड़, मौसम में बदलाव। आप देखेंगे कि इस अफगानिस्तान वाले रास्ते पे बहुत कम दर्रे हैं, जैसे खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, जिससे गुजरा जा सकता है। मतलब दर्रा क्या होता है? खैबर पास, बोलन पास, जिससे कि हम जा सकें, रास्ता होता है पहाड़ों में। तो बहुत कम दर्रे थे। तो अब देखें कि ये दुर्गम रास्ते थे और अलग अलग व्यवस्थाएं भी होंगी कर की। तो बिजनेस करना यहां भी आसान नहीं था स्थल मार्ग से, ये इस पहले रूट से, लेकिन फिर भी व्यापार हो रहा था मध्यकाल में। ठीक है, आखिर क्या वजह थी कि इधर से भी व्यापार हो रहा है पहले रूट से, भारत से लोग तुर्की पहुंच रहे हैं, तुर्की से यूरोप पहुंच रहे हैं, पहला मार्ग, और या तो दूसरे मार्ग से हिंद महासागर से में यहां पर भारत से सामान चढ़ाया जाएगा, अरब सागर है ये, हिंद महासागर का ही पार्ट है, और या तो फारस की खाड़ी या फिर लाल सागर से होते हुए कुछ दूर जमीन पे सामान को ले जाया जाएगा अरबियन प्रायद्वीप पे, अरब प्रायद्वीप पे, और फिर भूमध्य सागर में उतारकर यहां से पूर्वी देशों की सहायता से, जो यूरोप के पूर्वी तट प्रदेश हैं, इटली, ग्रीस, फ्रांस, यहां पे सामान उतारा जाएगा और फिर पूरे यूरोप में सप्लाई होगा। ठीक है,
तो 2 मार्ग हो रहे थे यहां पे, बट क्या जरूरत पड़ी फिर कि इन्हें समुद्री मार्गों की तलाश करनी पड़ी। अब देखिए यहां पर सब कुछ छुपा हुआ है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं, यहां पर यूरोप में कुस्तुनतुनिया है, ठीक है ना, कुस्तुनतुनिया है। अब यहां पे आप समझिएगा एक चीज को, यहां पर देखिएगा कि ये जो कुस्तुनतुनिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो कुस्तुनतुनिया है यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ग्रीन वाला जो पार्ट है। देखिए जब आप भारत से स्थल मार्ग से जा रहे हैं, तुर्की पहुंचते हैं, तुर्की पहुंचना तो आपके लिए अनिवार्य है क्योंकि यही एंट्री पॉइंट है। उसके बाद तुर्की और यूरोप के बीच में, इसी को देखिए, ये अगर यूरोप है, यहां पर देखिएगा ये है यूरोप, हाँ, और ये है तुर्की जो मैंने बनाया हुआ है। अब यहां पर देखिएगा यहीं पे मैंने बनाया हुआ है, जो ग्रीन वाला पार्ट है ये कुस्तुनतुनिया, ठीक है, ये कुस्तुनतुनिया है। अब यहां पे समझिएगा कि ये जो कुस्तुनतुनिया है इसके बीच में आप समझिएगा कि यहां पर, इसी फिगर को मैंने यहां बनाया हुआ है, इधर है काला सागर, इधर है मरमरा सागर, ध्यान दीजिएगा, और बीच में एक जल संधि है तुर्की और यूरोप के बीच में। इस जल संधि को कहते हैं बास्पोरस की जल संधि। सब कुछ नोट करते रहिएगा, कई बार यह सवाल पूछ दिया जाता है, ठीक है। तुर्की से जब हम यूरोप में पहुंचते हैं, यह सवाल आता है कई बार, तो तुर्की से यूरोप में उस समय पहुंचने के लिए, हाँ, या कुस्तुनतुनिया पहुंचने के लिए, देखिए आज जो ये कुस्तुनतुनिया है, इस कुस्तुनतुनिया का आज नाम इस्तांबुल है। आपको मैं बता दूं, इस कुस्तुनतुनिया को उस समय ये यूरोप में था, ठीक है, जबकि मैं बात कर रहा हूं। बाद में तुर्की इसको उसी समय लेगा, आगे मैं बताऊंगा। उस्मानिया साम्राज्य, यहां से ऑटोमन तुर्क्स हैं, ये उस्मानिया साम्राज्य, ये कुस्तुनतुनिया को अपने कंट्रोल में लेंगे, उस समय यूरोप का हिस्सा है। तो भारत से स्थल मार्ग से जब आप तुर्की पहुंचेंगे, तुर्की पहुंचने के बाद आप इस बात, देखिए इधर काला सागर है, लिख सकते हैं काला सागर, ठीक है, इधर है मरमरा सागर, ठीक है, और बीच में यही काला सागर और मरमरा सागर को मिलाने वाली जो जल संधि है उसको कहते हैं बास्पोरस की जल संधि। नोट करते रहिएगा, हाँ, क्योंकि नोट करना आपका काम है। इस बास्पोरस की जल संधि को जब आप तुर्की से निकलेंगे, बास्पोरस की जल संधि को पार करेंगे तो कुस्तुनतुनिया पहुंचेंगे, हाँ, यानी कि आप यूरोप में पहुंच जाएंगे, ठीक है। यह मैं अभी बता रहा था कि यही कुस्तुनतुनिया है। तुर्की से आप बास्पोरस की संधि को पार करेंगे, जल संधि को, फिर आप कुस्तुनतुनिया पहुंचेंगे और यहीं से यूरोप में इन कर जाएंगे। उस समय यह कुस्तुनतुनिया यूरोप में था। इस कुस्तुनतुनिया को जो यूरोपियन है ये कहते थे कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल, और इसी का आज मॉडर्न नाम है इस्तांबुल। इस्तांबुल आप याद रखिएगा, इसका मॉडर्न नाम है कुस्तुनतुनिया का इस्तांबुल। एक तो अंग्रेजी में इसको यूरोपियन कहते थे कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल, और आधुनिक नाम है, आधुनिक नाम की अगर हम बात करें तो ये नाम होगा इस्तांबुल, ठीक है, इस्तांबुल, ये मरमरा सागर इस्तांबुल। और आज ये इस्तांबुल जो है ये तुर्की के कंट्रोल में है आज आधुनिक समय में। तो कुस्तुनतुनिया का दूसरा नाम कॉन्स्टेंटिनोपल हो गया, जिसे यूरोपियन अरबवासी कुस्तुनतुनिया कहते थे, कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे यूरोपियंस, और आज का आधुनिक नाम इस्तांबुल, ठीक है ना। साफ नहीं हो तो यहां पे मैं लिख देता हूं इस्तांबुल, देखिए इस्तांबुल, ये आप याद रखिएगा, ये आज आधुनिक नाम है इसी कुस्तुनतुनिया का या कॉन्स्टेंटिनोपल का, ध्यान रखिएगा इस्तांबुल। कई बार ये सवाल पूछ दिया जाता है
कि तुर्की की मध्यकाल में जब तुर्की से हम कुस्तुनतुनिया पहुंचते थे तो बीच में किस जल संधि को पार करते थे, तो बास्पोरस की जल संधि को ध्यान रखिएगा, ये कुस्तुनतुनिया है। तो बास्पोरस की जल संधि को पार करते ही कुस्तुनतुनिया पहुंचेंगे और फिर यूरोप पहुंचेंगे। ये दोनों पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब आखिर क्या हुआ, इसी कुस्तुनतुनिया में राज छुपा हुआ है। देखिए क्यों समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी, अब आपको पता चलेगा, यहां पर समझिएगा। देखिए हुआ क्या कि यहां पर आप जानते हैं कि जब आप विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो यूरोप में एक रोमन साम्राज्य हुआ करता था। रोमन साम्राज्य, आर स्टैंड्स फॉर रोमन अंपायर। ये रोमन अंपायर एक समय ऐसा आता है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, एक समय ऐसा आता है, प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य हुआ करता था, एक समय ऐसा आता है कि रोमन साम्राज्य डिवाइड हो जाता है और यह रोमन साम्राज्य पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य में डिवाइड होता है, यानी कि वेस्टर्न रोमन साम्राज्य और ईस्टर्न। यहां पे आप वेस्ट और ईस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य, ठीक है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी रोम, जो इटली का आज का, ये इटली है, इसकी राजधानी आज भी रोम है, ध्यान रखिएगा। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी रोम। और पूर्वी रोमन साम्राज्य, देखिए पूर्वी रोमन साम्राज्य को ही कहते थे बैजेंतिया साम्राज्य या बाइजेंटाइन अंपायर, पूर्वी रोमन साम्राज्य, और इसको कहते थे, यहां पर मैं लिख देता हूं, बैजेंतिया साम्राज्य। और इसी की राजधानी देखिए, पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी जो बैजेंतिया साम्राज्य है कुस्तुनतुनिया, ध्यान रखिएगा, कुस्तुनतुनिया। इसी का आधुनिक नाम, इस कुस्तुनतुनिया का आज आधुनिक नाम इस्तांबुल है। उस समय यूरोप में था, आज ये तुर्की के कंट्रोल में है। आधुनिक नाम इस्तांबुल, कुस्तुनतुनिया का दूसरा नाम उस समय कॉन्स्टेंटिनोपल, ध्यान रखिएगा। यूरोपियन कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे, कॉन्स्टेंटिनोपल, जबकि अरबवासी इसे कुस्तुनतुनिया कहते थे। तो ध्यान रखिएगा, रोमन साम्राज्य है था प्राचीन काल में, यह डिवाइड होता है पश्चिमी रोमन साम्राज्य यानी वेस्टर्न रोमन एम्पायर, पूर्वी रोमन साम्राज्य यानी ईस्टर्न रोमन एम्पायर। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी, जो इटली की राजधानी है आज, और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, ठीक है। पूर्वी रोमन साम्राज्य को ही बैजेंतिया साम्राज्य कहते थे, या फिर इसको कहा जाता था बैजेंतिया साम्राज्य, देखिए नोट कर लीजिएगा, या बाइजेंटाइन अंपायर, ठीक है। बाइजेंटाइन अंपायर की राजधानी कुस्तुनतुनिया, यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया, या कहें आप कॉन्स्टेंटिनोपल, या आज का आधुनिक नेम इस्तांबुल, ठीक है। तो ये था। तो हुआ क्या कि देखिए पश्चिमी, ये 3री शताब्दी में डिवाइड हुआ था, एट द एंड ऑफ द 4th सेंचुरी, ठीक है, 3rd 4th सेंचुरी में। आप जब विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे जर्मन आक्रमणकारियों की वजह से पश्चिमी रोमन साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका अस्तित्व 1453 तक बना रहेगा, ठीक है। और 1453 में एक घटना होगी, 1453 में एक घटना होगी, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये साउथ अटलांटिक को मैं मिटा रहा हूं। 1453, देखिएगा 1453 एडी में, 1453 एडी में एक घटना होगी। क्या होगी भाई? देखिए ये तो पहले ही खत्म हो जाएगा पश्चिमी रोमन साम्राज्य, लेकिन 1453 तक ये बैजेंतिया साम्राज्य का अस्तित्व है और यहां पर कुस्तुनतुनिया है, ठीक है, इसकी राजधानी। अब यहां पर होगा क्या कि 1400, व्यापार चल रहा है अभी तक, लेकिन 1453 में क्या होगा कि यहां से एक उस्मानिया साम्राज्य का उदय होगा। उस्मानिया साम्राज्य छोटा था, लेकिन धीरे धीरे यह विशाल होता गया, विशाल होता गया, बड़ा होता हो गया, और एक दिन ऐसा आया कि इसने बैजेंतिया साम्राज्य को चुनौती दे दी। उस्मानिया साम्राज्य ने, इसी को हम अंग्रेजी में तुर्की से उदय हुआ,
उस्मानिया साम्राज्य का। और ये तुर्की से जब उदय होता है तो इसको ऑटोमन तुर्क्स कहते हैं, ऑटोमन तुर्क्स अंपायर अंग्रेजी में, ठीक है। ये बैजंतिया साम्राज्य को क्या करता है, ये जो उस्मानिया साम्राज्य या ऑटोमन तुर्क्स अंपायर है, ये उस्मानिया जो है 1453 में बैजंतिया साम्राज्य को हरा देते हैं और इस तरह से कुस्तुनतुनिया जो कि बैजंतिया साम्राज्य की राजधानी है, कुस्तुनतुनिया पे इनकी विजय हो जाती है। देखिए कुस्तुनतुनिया पे ये विजय हो जाएगी इनकी, ध्यान दीजिएगा, कुस्तुनतुनिया पे इनकी विजय हो जाएगी। कब? 1453। 1453 में क्या होगा? उस्मानिया साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पर, उस्मानिया साम्राज्य का कुस्तुनतुनिया पर नियंत्रण, ध्यान रखिएगा, नियंत्रण। 1453 में यह घटना होती है। ऑटोमन तुर्क्स यहां से उठते हैं और कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने बाइजेंटाइन अंपायर को हरा दिया। बाइजेंटाइन अंपायर यानी बैजंतिया साम्राज्य की ही राजधानी थी, यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? कुस्तुनतुनिया, यही कुस्तुनतुनिया। तो इस कुस्तुनतुनिया को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल या आधुनिक नाम इस्तांबुल। आज ये तुर्की के कंट्रोल में है। अब जब देखिए यहां पे उस्मानिया साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया, ठीक है, उस्मानिया साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया, तो क्या हुआ? ये पूरा तुर्की के कंट्रोल में आ गया कुस्तुनतुनिया। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि यहां पर हेवी टैक्सेस लगाना शुरू किया उस्मानिया साम्राज्य वालों ने, ठीक है। उस्मानिया साम्राज्य वालों ने हेवी टैक्सेस लगाना शुरू किया। व्यापारियों को तरह तरह से परेशान करना शुरू किया। परेशानी इतनी बढ़ गई कि अंत में व्यापारियों ने इस रास्ते से व्यापार करना छोड़ दिया, ठीक है। जब इस रास्ते से व्यापार करना छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? दूसरा रास्ता ये अरब नियंत्रण वाला रास्ता था, अरब सागर, या आप हिंद महासागर भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि अरब सागर जो है हिंद महासागर का ही हिस्सा है। जब एक जगह से व्यापार बंद हो गया तो ये तो अरब के नियंत्रण में ये वाला रास्ता था, ये मार्ग था, तो अब इनकी मोनोपोली बढ़ जाएगी और ये भी व्यापारियों को तरह तरह से परेशान करना शुरू कर देंगे। इतना परेशान कर देंगे, इतना हेवी टैक्सेस लगाएंगे, मनमानी करेंगे कि व्यापारियों को ये रूट भी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ये दोनों रूट अब बंद हो गए और इस तरह से भारत और यूरोप का संबंध एक समय ऐसा आया कि बिल्कुल ही बंद हो गया। यानी संबंध बंद होना की मतलब व्यापार बंद होना। अब जब व्यापार बंद हो गया और भारत का व्यापार इनके लिए बहुत मुनाफा वाला था और बहुत ज्यादा डिमांड थी किसकी? भारतीय मसालों की। तो अब जब कोई रास्ता बंद हो गया तो क्या हम बैठ जाएंगे कि दूसरे रास्ते की तलाश करेंगे? तो यही वजह थी कि जब ये दोनों रास्ते बंद हो जाते हैं, ये स्थल मार्ग जो भारत से तुर्की तक जाता था और तुर्की से फिर लोग यूरोप में प्रवेश करते थे, ये रास्ता बंद हो जाता है। ये अरब नियंत्रण वाला ये रास्ता भी बंद हो जाता है। इसीलिए यूरोपियन देशों को फिर नए मार्गों के तलाश के लिए मजबूर होना पड़ेगा, ठीक है, नए मार्गों के तलाश के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और इसी क्रम में ये समुद्र से रास्तों की तलाश शुरू करेंगे, समुद्र के माध्यम से, क्योंकि अटलांटिक महासागर है और ये कोशिश करेंगे कि इसी रास्ते से ये कोशिश करें कि समुद्री रास्ते से ये भारत को ढूंढे निकाले, भारत तक और अन्य पूर्वी देशों तक। जैसे इधर इंडोनेशिया भी है, आप देखेंगे कि डच आएंगे तो वो इंडोनेशिया पहुंचेंगे पहले, भारत बाद में भारत में आएंगे। तो इनको मार्गों की खोज की जरूरत पड़ गई कि किसी तरह से भारत और पूर्वी देशों तक पहुंचे ताकि इनका व्यापार फिर चल सके। और इसीलिए इन्होंने समुद्री रास्तों की तलाश शुरू की और इस क्रम में
सबसे आगे जो रहे वो एक ये देखिए यहां पे स्पेन है और ये पुर्तगाल है जो ब्लैक वाला हिस्सा है। इन लोगों ने शुरू की भारत और अन्य पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्तों की तलाश। इसी क्रम में सबसे पहले स्पेन का निवासी कोलंबस, देखिए स्पेन और पुर्तगाल जो थे ये खर्च करते थे, धन लगाते थे, कोशिश करते थे, क्योंकि जानते थे कि भाई ये इनके लिए बहुत मुनाफा वाला, भारत और पूर्वी देशों से इनका जो व्यापार है बहुत मुनाफा वाला भी है और जरूरत भी है इनको। तो इस वजह से जरूरत है तो नेचुरली मुनाफा वाला होगा। तो इस वजह से ये अपने नाविकों को, मैरिनर्स को प्रोत्साहित करते थे कि आप जाएं और भारत और अन्य पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए नए नए समुद्री मार्गों की तलाश करें। इस क्रम में स्पेन से कोलंबस निकलता है, कोलंबस को भेजा जाता है, यह स्पेन से निकलता है भारत की खोज में, ठीक है। लेकिन आप समझिए कि अटलांटिक महासागर है, कोई आइडिया नहीं है इसको, भयानक अंधकार है, तूफान, समुद्री तूफान है, रास्ता आसान तो है नहीं समुद्र का, ये रास्ता भटक जाएगा और रास्ता भटक के ये पहुंच जाएगा कोलंबस अमेरिका, और इस तरह से ये अमेरिका की खोज कर देगा। कौन? कोलंबस। आगे हम देखेंगे डिटेल में जब पढ़ेंगे। उसके बाद कोलंबस अमेरिका की खोज कर देगा। यहां पर मैं लिख देता हूं कोलंबस, कोलंबस जो है ये अमेरिका की खोज कर देगा, कोलंबस, ठीक है। उसके बाद देखिए पुर्तगाल भी इस मामले में, मैंने कहा कि इस क्रम में समुद्री मार्गों की तलाश के क्रम में स्पेन और पुर्तगाल बहुत आगे थे। अब यहां पे देखिए पुर्तगाल है, पुर्तगाल है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, मैंने बताया था कि भारत में सबसे पहले समुद्री मार्ग से पुर्तगाली आएंगे। तो यहां पर देखिए अब पुर्तगाली क्या करेंगे, ये भी अपने नाविकों को प्रोत्साहित करते हैं, मैरिनर्स को प्रोत्साहित करते हैं कि आप समुद्री मार्गों की तलाश कीजिए, भारत तक पहुंचिए ताकि व्यापार फिर से शुरू हो सके। और इस क्रम में आप देखेंगे, आगे मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, प्रिंस हेनरी जो पुर्तगाल का शासक है, इसको द नेविगेटर के नाम से भी जानते थे। तो उसने क्या किया, वो अपने नाविकों को भेजता था कि आप जाइए और ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर मार्गों की तलाश कीजिए। तो इसमें होता क्या था कि जब ये मार्गों की तलाश करते थे तो अलग अलग लोगों को, मैरिनर्स को भेजता था। तो कोई कहीं पहुंच रहा है, कोई यहां तक पहुंच रहा है, देखिए कोई कुछ दूरी तक पहुंचेगा यहां से पुर्तगाल से निकलकर, कोई कुछ दूरी तक पहुंचेगा, कोई कुछ दूरी तक पहुंचेगा। तो यही स्थिति थी। तो यह अपने मैरिनर्स को लगातार भेज रहा है और इस पश्चिमी तट का, अफ्रीका के पश्चिमी तट का रिसर्च करवा रहा है, मार्गों को ढूंढने की कोशिश करवा रहा है कि कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, मार्ग ढूंढिए, ठीक है। और इसी कोशिश से वो क्या करता है कि अलग अलग मैरिनर्स को भेजता है और इस रिसर्च वर्क से शोध करते हैं मार्गों की खोज में। और इस शोध से वो क्या करता है, शोध के आधार पर, इस रिसर्च के आधार पर प्रिंस हेनरी एक अफ्रीका के पश्चिमी तट का मैप तैयार करवाता है, नक्शा तैयार करवाता है और नक्शा तैयार करके ये देता है। एक मैरिनर है बार्थोलोमोडियास, तो बार्थोलोमोडियास को देता है और फिर बार्थोलोमोडियास चलेगा यहां से पुर्तगाल से चलेगा और बार्थोलोमोडियास यहां पहुंच जाएगा। यहां पर आप जानते हैं कि केप ऑफ गुड होप है। आज मैं डिटेल नहीं दिखा रहा हूं पुर्तगालियों के बारे में, क्योंकि पुर्तगालियों के आगमन को हम अगले वीडियो में डिटेल पढ़ेंगे, इन सबको डिटेल पढ़ेंगे। तो बस एक जान लीजिए। तो यहां पर वो क्या करेगा कि बार्थोलोमोडियास यहां तक पहुंचेगा, केप ऑफ गुड होप तक। देखिए उस समय केप ऑफ गुड होप इसका नाम नहीं था, ठीक है, उस समय केप ऑफ गुड होप इसका नाम नहीं था। यहां पर जब बार्थोलोमोडियास पहुंचेगा, ये बार्थोलोमोडियास, तो यहां पर बहुत भयानक कोहरा, अंधकार, तूफान, समुद्री तूफान चलते रहता है यहां पर। तो रास्ता इसको समझ में नहीं आता, यहां तक पहुंच तो गया, तो इसलिए इसने क्योंकि इतना ज्यादा वहां पर मौसम का और समुद्री तूफान का असर है कि वो इसका नाम रख देता है इस पॉइंट का केप ऑफ स्टॉर्म। केप ऑफ स्टॉर्म, केप क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां जहाजों को टिकाया जा सके, ठीक है। तो इसको कहता है केप ऑफ स्टॉर्म, ठीक है, यहीं तक पहुंच पाता है। इसी केप ऑफ स्टॉर्म का बाद में नाम पड़ेगा केप ऑफ गुड होप।
यानी कि आशा अंतरीप, क्योंकि यहां से यहां तक जब बार्थोलोमू डियास पहुंचता है तो एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि आगे का रास्ता ढूंढा जा सकता है। तो ये केप ऑफ गुड होप है। अब बार्थोलोमू डियास के बाद अगला जो मैरिनर या नाविक आएगा, ये आएगा वास्को डी गामा। ठीक है, ये वास्को डी गामा को अब मिशन दिया जाएगा कि भाई यहां तक का मार्ग तो ढूंढ लिया गया, केप ऑफ गुड होप तक का। ठीक है, यहां पर मैंने नाम नहीं लिखा है, अगले वीडियो में लिखूंगा। इसी को बार्थोलोमू डियास ने नाम दिया केप ऑफ स्टॉर्म। नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में लिखवाऊंगा। और इसी का बाद में नाम पड़ेगा केप ऑफ गुड होप। ठीक है, उम्मीद की किरण क्योंकि यहां से जगी, क्योंकि मार्ग को ढूंढा जा सकता है। ऐसा लगा कि एक ऐसी उम्मीद जगी कि यहां से जो पुर्तगाली हैं वो भारत तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ लेंगे, इसलिए इसको कहा गया आशा अंतरिप, केप ऑफ गुड होप। तो इसके बाद मिशन दिया जाता है बार्थोलोमू डियास के बाद वास्को डी गामा को, और वास्को डी गामा यहां तक तो बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा, और उसके बाद फिर केप ऑफ गुड होप तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। उसके बाद इधर का रास्ता उसे पता नहीं है कि कैसे, इसको मिशन दिया गया था कि अब आपको हिंद महासागर को पार करना है और भारत पहुंचना है। तो इसको रास्ते का पता तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसको एक पथ प्रदर्शक मिल जाता है अब्दुल मनीक नाम का, और उसी की सहायता से ये पहले यहां पर देखिए, यहां पर है मेडागास्कर, यहां पे मेडागास्कर है, यहां पर ये मेडागास्कर है। तो ये आएगा यहां से, मेडागास्कर से निकलते हुए केनिया पहुंचेगा, और फिर केनिया से ये पहुंच जाएगा हिंद महासागर को पार करते हुए। कौन? वास्को डी गामा पहुंचेगा कालीकट, केरल वाले क्षेत्र में, मालाबार क्षेत्र में, भारत के मालाबार वाले क्षेत्र पे पहुंचेगा। ठीक है, इसको मालाबार तट कहते हैं, इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। तो मालाबार तट पे ये पहुंचेगा कालीकट, जिसका आज का आधुनिक नाम है कोझिकोड। सब अगले वीडियो में मैं लिखवाऊंगा, आज सिर्फ बैकग्राउंड पे बात कर रहे हैं। तो वास्को डी गामा चला था, देखिए 1487 में चला था बार्थोलोमू डियास, आगे लिखवाऊंगा मैं। उसके बाद ये 1487 में ही पहुंच गया था केप ऑफ गुड होप पर। उसके बाद वास्को डी गामा जब चला तो ये 1497 में चला यहां से पुर्तगाल से, और ये भारत पहुंचता है 1498 में। निकलने का समय 1497, पहुंचने का समय 1498। ठीक है, उसके बाद वास्को डी गामा यहां पर आएगा और यहां से वो कुछ सामान को ले जाएगा। ठीक है, परमिशन और मिशन, यहां पे जमोरिन नाम का एक शासक है, वो इसका स्वागत करेगा। वो हम सारा, जब पुर्तगालियों का आगमन देखेंगे वहां पे सबको हम डिटेल में फिर से समझने वाले हैं। यहां बस एक मैं हल्की फुल्की जानकारी दे रहा हूं, अभी तो हमारा था कि इस कॉन्सेप्ट को समझ जाए। तो बार्थोलोमू ये वास्को डी गामा आएगा भारत, और फिर ये यहां से सामान उमान खरीदेगा, और सामान उमान खरीदने के बाद फिर यहां से ये पुर्तगाल ले जाएगा, और पुर्तगाल ले जाकर मसाले ले जाएगा, जड़ी बूटियां ले जाएगा। हाँ, और पुर्तगाल ले जाकर जब बेचेगा तो पूरा खर्च काटकर इसको जो मुनाफा हुआ था वो 60 गुना मुनाफा हुआ था। इसको 60 गुना मुनाफा इसको हो गया था, किसको? वास्को डी गामा को। ये 60 गुना मुनाफा इसको हुआ था, 60 गुना मुनाफा इसको हुआ था वास्को डी गामा को, जब यहां से वो सामान ले गया। ठीक है, जड़ी बूटियां, मसाले और अन्य सामान को ले गया, तो पुर्तगाल पहुंचा, और फिर वहां जब उसने उसे बेचा तो सारा खर्च वर्च काट के इसको 60 गुना मुनाफा होगा, और इससे पूरे यूरोप में तहलका मच जाएगा। उसके बाद फिर अनेक अभियान शुरू होंगे यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से भारत और पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे वास्को डी गामा के बाद एक और मैरिनर आता है, पेड्रो अल्वारेज। ठीक है, और उसके बाद फिर ये 1500 में आएगा वास्को डी गामा, फिर आएगा 1502 में। ठीक है, फिर ये आगे भी आएगा, उसके बाद भी आएगा, 3 बार आएगा ये। तीसरी बार में भारत नहीं, कोचीन में इसकी डेथ हो जाएगी। सारा हम डिटेल पुर्तगालियों के आगमन में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रिंस हेनरी से कहानी शुरू होगी, बार्थोलोमू डियास केप ऑफ गुड होप तक पहुंचेगा, फिर वास्को डी गामा सफल हो जाएगा कालीकट पहुंचने में। ठीक है, भारत पहुंचने में। तो इस तरह से वास्को डी गामा वो प्रथम यूरोपीय या प्रथम पुर्तगाली बनेगा जो समुद्री मार्गों से भारत पहुंचेगा, या भारत पहुंचने के लिए जो समुद्री मार्गों की खोज कर लेगा। तो यहां से यह सवाल बनेगा
कि वो प्रथम यूरोपीय या वो प्रथम पुर्तगाली कौन था जिसने समुद्री मार्ग से भारत को ढूंढा, तो आपका आंसर होगा वास्को डी गामा। इसी ने भारत को ढूंढा समुद्री मार्ग से, भारत को नहीं ढूंढा, ध्यान रखिए, भारत तो ऑलरेडी है यहां पर, भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग को ढूंढा। तो देखिए वास्को डी गामा के बाद फिर पेड्रो अल्वारेज आएगा और उसके बाद कंपनी बनाई जाएगी भारत से व्यापार करने के लिए। जब 7 गुना मुनाफा होगा तो अन्य यूरोपीय देश भी अपना अभियान चलाएंगे भारत तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद देखेंगे कि पुर्तगाली जो होंगे वो कंपनी बनाएंगे। पहली बार पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाएगी, एस्टाडो द इंडिया, ठीक है, भारत से व्यापार करने के लिए। और उसके बाद भारत में पुर्तगाली गवर्नरों या वायसरायों का दौर शुरू होगा, वो भारत आएंगे और उनकी अलग अलग पॉलिसी होगी, हाँ सबकी, जैसे पहले फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा आएगा, फिर अल्बुकर्क आएगा, हाँ उसके बाद नीनो डी कुन्हा आएगा, तो सबकी अलग अलग पॉलिसी होगी। तो पुर्तगालियों के आगमन में हम फिर से इन सारी चीजों को देखेंगे कि क्या हुआ और किस तरह से पुर्तगालियों ने पूरे हिंद महासागर को अपने नियंत्रण में ले लिया और इस तरह से उन्होंने भारत से जबरदस्त व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिए। भारत के व्यापार पर एक समय ऐसा आएगा कि पुर्तगाली पूरी तरह से नियंत्रण कर लेंगे और पुर्तगालियों के बाद फिर आप देखेंगे इनका, पुर्तगालियों का जो समुद्र पे भारतीय व्यापार पर नियंत्रण रहेगा वो करीब 95-96 सालों तक रहेगा। उसके बाद फिर डच आएंगे, हाँ फिर अंग्रेज आएंगे यानी ब्रिटिशर्स आएंगे, जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा भारत की आजादी तक। तो ये 2 पॉइंट हमने समझ लिया, यूरोप में भारतीय सामानों की मांग और उस्मानिया साम्राज्य की विजय। अब देखिए पुनर्जागरण का कैसे रोल रहा यूरोपीय देशों द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोज में। अब यहां समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय उस्मानिया साम्राज्य ने, जो कि तुर्की से शुरू हुआ था, इस उस्मानिया साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया को अपने नियंत्रण में लिया, इसी समय से यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत हो जाती है और यह आधुनिक युग पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है यूरोप में। अब ये यहां पर आधुनिक युग की शुरुआत यूरोप में पुनर्जागरण के रूप में कैसे होती है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर कुस्तुनतुनिया है, ठीक है, और ये एक धार्मिक केंद्र भी था कुस्तुनतुनिया, ठीक है, ये एक धार्मिक केंद्र भी था। और यहां पर जब उस्मानिया साम्राज्य ने इसको अपने नियंत्रण में ले लिया, ठीक है, तो यहां पर इन्होंने इनके धार्मिक केंद्र तोड़ दिए। उस्मानिया साम्राज्य ने, ऑटोमन तुर्क्स ने इनके धर्म गुरुओं को बहुत सताया और इससे क्या हुआ कि यहां से लोग भागे यूरोप की तरफ, हाँ कुस्तुनतुनिया से। अब तो तुर्की के कंट्रोल में आ गया कुस्तुनतुनिया, अब लोग यहां से निकलकर अपने किताबों को, अपने ज्ञान की बातों को लेकर ये यूरोप की तरफ भागे। मैं आपको एक चीज बताऊं कि 3 दौर देखा गया यूरोप में। वो पहला दौर था प्राचीन काल का, जिसे उन्नति का काल माना जाता था, ठीक है। एक तो देखिए यूरोप का जो दौर था, पहले मानव केंद्रित था और इस समय तर्क को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। लॉजिक, तर्क, सब कुछ तर्क पर आधारित था। प्राचीन काल की बात है। लेकिन जब मध्यकाल में यूरोप पहुंचता है, ठीक है, मध्यकाल में यूरोप पहुंचता है, तो उस समय उसे वो अंधकार युग कहा जाता है, अंधकार युग, ठीक है, क्योंकि अब तर्क शक्ति खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए हुआ क्या कि ये धार्मिक केंद्र है और यूरोप में उस समय क्या हो रहा था कि मध्यकाल में, कि इसको अंधकार युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये धार्मिक केंद्र है और कहा जाता है कि सत्ता ईश्वर की ही है, ईश्वर जो चाहता है वही होता है, इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। पहले जहां मानव या समाज जो था वो तर्क शक्ति, वैज्ञानिक सोच, बुद्धिमत्ता पर विश्वास करता था प्राचीन काल में, ठीक है, तो उसको उन्नति का काल माना गया। लेकिन मध्यकाल आते आते जब कहा गया कि ईश्वर की ही सत्ता है, ईश्वर ही सब कुछ करता है, हाँ, उस समय
का दौर मध्यकालीन अंधकार युग इसलिए हो गया क्योंकि लोग सोचना समझना बंद कर दिए, तर्क शक्ति खत्म हो गई, वैज्ञानिक सोच बंद हो गया, ठीक है, बुद्धिमत्ता बंद हो गई। कहा गया एक तरह से लोग सो गए, लोगों की बुद्धि जो है वो सो गई, और इस तरह से इस मध्यकाल के युग को कहा गया अंधकार युग। लेकिन जब आधुनिक युग आएगा, इसी को कहा जाएगा, जो आधुनिक युग है यूरोप का, उसको कहा जाएगा पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण का दौर कहा जाएगा, यानी कि रेनेसेंस। सोए हुए लोग फिर उठ गए, फिर से उनमें सोच विचार की शक्ति बढ़ी। अब देखिए, जो समझिएगा, जो यूरोप का आधुनिक काल है वही भारत का मध्यकाल है, यह ध्यान रखिएगा। आगे जब हम विश्व का इतिहास पढ़ेंगे उसमें भी आप इसको पढ़ेंगे, पुनर्जागरण से ही शुरुआत होगी। अब देखिए हुआ क्या, मैं बताता हूं कि यह उन्नति का काल माना गया क्योंकि मानव केंद्रित समाज था और इसमें तर्क को महत्व दिया जाता था, बुद्धि को, दिमाग को, सोच को, मतलब बुद्धिमत्ता को। मध्यकाल अंधकार का युग था क्योंकि यहां लोगों ने सोचना बंद कर दिया, क्योंकि कहा गया कि जो भी करता है ईश्वर ही करता है, ईश्वर की ही सत्ता है, आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इसे सुपरस्टिशन में लोग चले गए और फिर आधुनिक युग पुनर्जागरण का युग कहा गया। और ऐसा क्यों हुआ, पुनर्जागरण ने कैसे रोल अदा किया अपना समुद्री मार्गों की खोज में? तो देखिए, जब कुस्तुनतुनिया एक धार्मिक केंद्र था, यहां धर्म गुरुओं को सताया गया, मारा गया, धार्मिक केंद्र तोड़ दिए गए, तब लोग यहां से भाग के यूरोप चले। और तब उन्होंने यह सोचा कि भाई, जब यह कहा जाता है कि ईश्वर अच्छा ही करता है और ईश्वर की ही सत्ता है, तब कैसे इस ऑटोमन तुर्क्स ने, उस्मानिया साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पे नियंत्रण कर लिया? कैसे इतनी ज्यादती हो गई धर्म गुरुओं के साथ? ईश्वर ने धर्म गुरुओं को और यहां के लोगों को, बैजंतिया साम्राज्य के लोगों की मदद क्यों नहीं की? करना चाहिए। तब लोगों के दिमाग में आया कि नहीं, ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं, इंसानी ताकत और इंसानी बुद्धि ही बड़ी चीज है। और फिर लोग सोकर उठते हैं और इसी को कहा जाता है अंधकार युग से निकलकर यूरोप पुनर्जागरण दौर में पहुंचता है। लोग यहां से अपने ज्ञान की बातों को, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं, वो ज्ञान की बातों को लेकर यूरोप की तरफ भागेंगे, क्योंकि अब इस कुस्तुनतुनिया पे अधिकार तुर्की का हो गया। यूरोप की तरफ भागेंगे, वहां प्रिंटिंग प्रेस का विकास होगा यूरोप में, किताबें छपेंगी, लोग पढ़ना शुरू करेंगे, आधुनिक तकनीक, आधुनिक सोच विकसित होगी लोगों में। तर्क शक्ति पे फिर ये जो तर्क शक्ति खत्म हो गई थी मध्यकाल में, ये तर्क शक्ति फिर बढ़ेगी, ठीक है, ये तर्क शक्ति फिर बढ़ेगी लोगों की। लोग आधुनिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से सोचने लगेंगे और इस सोच का परिणाम ये होगा कि आधुनिक तकनीक नए नए यंत्रों का विकास करेगी। नए नए यंत्रों के विकास से जलयान, नए नए यंत्र जो सहायता करेंगे, विज्ञान नई नई चीजों को देगा जो सहायता करेंगे, नए नए यंत्र बनेंगे जो सहायता करेंगे समुद्री मार्गों की खोज में, ठीक है। लोग अपने तर्क से, अपने विज्ञान से, नए यंत्रों के आविष्कार से, ये यूरोपीय जो है फिर इस समुद्री मार्गों की खोज करेंगे और समुद्री मार्गों से ये भारत और अन्य पूर्वी देश में ये पहुंच जाएंगे। और इस तरह से पुनर्जागरण ने भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया यूरोपीय देशों द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोज में। तो 3 कारण यूरोप में भारतीय सामानों की मांग, मसालों की मैंने बता दी, उस्मानिया साम्राज्य की विजय कुस्तुनतुनिया पे, यानी कुस्तुनतुनिया क्या थी, बैजंतिया साम्राज्य या बाइजेंटाइन एम्पायर की राजधानी थी, और फिर पुनर्जागरण। तो इन 3 कारणों को आप जरूर याद रखिएगा। इसी में एक और ऑप्शन दे देगा एग्जामिनेशन में, उपरोक्त सभी, तो आपका आंसर उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि तीनों फैक्टर जो हैं ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से हमने जान लिया कि क्यों यूरोपीय देशों को ढूंढना पड़ा समुद्री मार्गों को भारत और अन्य पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए। हमने ये बता दिया कि 2 ही मार्ग थे, एक स्थल मार्ग था, ठीक है, स्थल मार्ग था, और स्थल मार्ग से मध्यकाल में लोग पहले तुर्की पहुंचते थे और तुर्की पहुंचने के बाद ये बास्पोरस की जल संधि को पार करके कुस्तुनतुनिया पहुंच जाते थे और फिर यहीं से यूरोप में सामान डिस्ट्रीब्यूट होता था। दूसरा मार्ग अरब नियंत्रण वाला, ये हिंद महासागर वाला मार्ग था, यहां से सामान
भारत से निकलता था, या तो फारस की खाड़ी में जाएगा या ये लाल सागर में जाएगा, रेड सी में, हाँ, और यहां से जाके कुछ दूर ये अरबियन पेनिसुला यानी अरबियन प्रायद्वीप पे जमीन पे चलेगा, सामान को ले जाया जाएगा और फिर इसको सामानों को, व्यापारिक सामानों को भूमध्य सागर में उतार दिया जाएगा और यहां से भूमध्य सागर से ये यूरोप के पूर्वी देश जैसे इटली, ग्रीस, फ्रांस, इन सब देशों में जाएंगे और फिर वहां से पूरे यूरोप में सामानों की सप्लाई होगी। लेकिन कुस्तुनतुनिया पे उस्मानिया साम्राज्य की विजय के कारण ये मार्ग बंद हो जाता है। ऑटोमन तुर्क्स इस पे हेवी टैक्सेस लगाते हैं और मजबूरन ये मार्ग व्यापारियों को बंद करना पड़ता है। और ये जब मार्ग बंद होता है, स्थल मार्ग, तो इनकी मनमानी बढ़ जाती है। ये मार्ग जो कि अरब नियंत्रण वाला मार्ग है, इनकी भी मोनोपोली हो जाएगी और ये भी मनमानी करना शुरू कर देंगे। इसलिए ये दोनों मार्ग बंद हो जाएंगे। जब दोनों मार्ग बंद हो जाएंगे तो इनकी मजबूरी हो जाएगी कि ये समुद्री मार्ग से भारत और अन्य पूर्वी देशों तक पहुंचे, क्योंकि इनके लिए व्यापार बहुत जरूरी था। यहाँ ये मांस का सेवन करते थे। ये यूरोप का क्षेत्र जो है ठंडा प्रदेश है और भारतीय मसालों का बहुत ज्यादा वो इस्तेमाल करते थे प्रिजर्वेशन के लिए। वो मांस पे भारतीय मसालों को लगा कर रखते थे, जिससे प्राकृतिक तरीके से वो मांस को प्रिजर्व कर पाते थे। ठीक है, तो इनके जैसे काली मिर्च, दालचीनी, ठीक है, तो ये सब चीजें, अदरक, इलायची, ये सब ले जाते थे और खासकर काली मिर्च का तो बहुत ज्यादा डिमांड था। तो इसलिए इनके लिए व्यापार जरूरी था और इसलिए इन्होंने समुद्री मार्गों की खोज की। सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल का ये प्रयास रहता है। स्पेन से कोलंबस निकलता है, रास्ता भटकता है, पहुंच जाता है अमेरिका, तो अमेरिका की खोज कोलंबस कर देगा और बाद में पुर्तगाल की तरफ से सबसे पहले भारत पहुंचने वाला है वास्को डी गामा। प्रिंस हेनरी ने मैप बनवाया, बार्थोलोमो डियास को दिया, बार्थोलोमो डियास यहीं तक पहुंच पाया, केप ऑफ गुड होप तक। केप ऑफ गुड होप का बार्थोलोमो डियास ने नाम दिया था केप ऑफ स्टॉर्म, बाद में नाम पड़ा केप ऑफ गुड होप। ठीक है, उसके बाद वास्को डी गामा आता है और ये वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली या प्रथम यूरोपीय बनता है जो समुद्री रास्ते से भारत तक पहुंचता है। कहां पहुंचता है? कालीकट पहुंचेगा। किस तट पे पहुंचेगा? मालाबार तट पे पहुंचेगा। ठीक है, कालीकट का आधुनिक नाम क्या है? तो कोझिकोड है। ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद एक और मैरिनर आएगा, नाविक आएगा, पेड्रो अल्वारेज। और वास्को डी गामा तो आता है तो ये सामान यहां से जड़ी बूटियां, मसाले खरीद कर ले जाता है पुर्तगाल और वहां 60 गुना मुनाफा इसको मिलता है और पूरे यूरोप में ये तहलका मचा देता है। ठीक है, तो इसके बाद अनेकों अभियान चलाए जाएंगे यूरोपियन देशों के द्वारा भारत पहुंचने के लिए। और इस तरह से फिर पहले पुर्तगाली आएंगे, फिर उसके बाद डच आएंगे, फिर ब्रिटिशर्स आएंगे और उसके बाद फ्रेंच आएंगे। तो इस तरह से हम आगे वीडियो में, अगला वीडियो जो हमारा होगा उस पर हम सारा कुछ देखेंगे कि पुर्तगालियों का आगमन कैसे होता है और वहां हम इन सब का के बारे में डिटेल थोड़ा थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहां से जो आपको सवाल बनेगा, कि सवाल जो बनेगा एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। देखिए, कॉन्सेप्ट रहेगा कि जो मध्यकाल में, ठीक है, समुद्री मार्गों को ढूंढने से पहले सवाल बन सकता है। क्या सवाल बनेगा? समुद्री मार्गों को ढूंढने से पहले यूरोपियन भारत से व्यापार में जिस मार्ग का इस्तेमाल करते थे उसमें जो स्थल मार्ग था, उस स्थल मार्ग से जब आप जाएंगे तो यूरोप पहुंचने के लिए अंतिम पड़ाव क्या होगा? तो अंतिम पड़ाव तुर्की होगा। यह आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। अब यहां से कुस्तुनतुनिया को क्या कहते थे यूरोपियंस? तो कॉन्स्टेंटिनोपल। आधुनिक नाम कुस्तुनतुनिया का क्या है? तो इस्तांबुल। कहां ये आज किसके नियंत्रण में है? तो आज तुर्की के नियंत्रण में है। मध्यकाल में ये पहले यूरोप के नियंत्रण में था, लेकिन उस्मानिया साम्राज्य जब तुर्की का उस्मानिया साम्राज्य जब इस पे नियंत्रण कर लेता है तो उस समय ये तुर्की के नियंत्रण में आ जाता है। तो ये सब यहां से आप देखिएगा। हाँ, पूर्वी रोमन साम्राज्य कौन सी थी? तो दे देगा बैजेंतिया साम्राज्य। 4 ऑप्शन दे देगा तो बैजेंतिया साम्राज्य। बैजेंतिया साम्राज्य की राजधानी क्या थी? या पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कुस्तुनतुनिया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? रोम। हाँ, कब अंत हुआ पूर्वी रोमन साम्राज्य का? 1453 में। ये उस्मानिया साम्राज्य का जब कुस्तुनतुनिया पर नियंत्रण हो जाएगा तो पूर्वी रोमन साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसके पहले ही पश्चिमी रोमन साम्राज्य खत्म हो चुका था। तो यहां से आपको बहुत सारे जो सवाल बनते हैं, हाँ, आने का क्रम,
यूरोपीय देशों के आने के क्रम पे सवाल पूछा जा सकता है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए और अंत में फ्रेंच आए। वो भी मैंने बताया कि इन्होंने भारत और पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम जो कंपनियां बनाई उन कंपनियों का क्रम भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और अंत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। तो उन सब का क्रम पूछा जा सकता है। यहां से सवाल बनेगा कि कौन कौन से कारण हैं। तो इसमें तीनों कारण, और इन तीनों कारणों से हमने पूरे इस कॉन्सेप्ट को लिया, पूरा बैकग्राउंड समझा कि आखिर क्यों यूरोपियन कंट्रीज को समुद्री मार्गों से भारत और अन्य पूर्वी देशों तक आना पड़ा और नए नए मार्गों की तलाश करनी पड़ी। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा भारत में पुर्तगालियों के आगमन पर। अभी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।